इन सभी को आज मेटलर्जी में यानी धातु कर्म में हम पढ़ने जा रहे हैं मेटलर्जी कॉपर का। ठीक है, अब तक हमने सारा ही टॉपिक इसका क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। 2 टॉपिक्स बचे हैं और वो भी मैं आपको आज कंप्लीट करवा रहा हूं। तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ आयरन Fe। ठीक है, हम लोग Cu का पढ़ रहे हैं, ठीक, यानी कि धातु कर्म पढ़ रहे हैं कॉपर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले जितना भी है एक एक वीडियो और उसका MCQ मैं अपलोड कर चुका हूं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, PDF तक मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप बिल्कुल देखिए उसको। पढ़ेंगे आज हम लोग मेटलर्जी ऑफ कॉपर। मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम है, कोई भी जो एलिमेंट है, तत्व है, और यहाँ पे हम मेटल का पढ़ रहे हैं, तो मेटल तो वो पहले डिपेंड करता है कि उसका ऑक्यूरेंस यानी कि प्राप्ति। ठीक है, सबसे पहले प्राप्ति। तो जो प्राप्ति है कॉपर की, ठीक है, इसका ऑक्यूरेंस है वो हमें एक तो फ्री स्टेट में होता है यानी कि मुक्त अवस्था में। ठीक है, इत्मीनान से पढ़िए, मैं इसका वीडियो लेकर आया हूं तो इसमें पूरे एक एक चीज का धागा खोलेंगे, ध्यान से देखेंगे। और साथ ही साथ ये आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेट में, यानी कि यौगिक के अवस्था में, यानी कि संयुक्त अवस्था, उसको आप हिंदी में बोलिए। ठीक है, ये ऑक्यूरेंस हुआ इसका। ऑक्यूरेंस में मैंने आपको जब ओर्स के बारे में पढ़ाया था, मेटल वीडियो नंबर 3, मेटल का वीडियो नंबर 3 ओर है, तो ओर के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने आपको कुछ ओर्स के बारे में बताया था और वहां पे मैंने सबको अलग अलग क्लासिफाई किया था, जिससे कि आप बहुत आसानी से याद रखें और मेटलर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ पाएं। तो मैंने बताया था आपको वहां पे ऑक्साइड ओर, हैलाइड ओर, सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर। ठीक है, तो यहां पे भी हम देखते हैं उनमें से कुछ ओर को, लेकिन ये कॉपर के हैं, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर। ठीक है, कॉपर के इन सब में ओर प्राप्त होते हैं। ऑक्साइड ओर कौन सा होता है, तो ऑक्साइड ओर कॉपर का होता है Cu2O, हम इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्राइट। ठीक है, हिंदी में भी मैं क्यूप्राइट ही लिखूंगा, या आप बोल दीजिए इसको रूबी कॉपर। ठीक है, या आप बोल दीजिए क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, Cu2O जो है, इसको हमने क्या क्या नाम दिया है, क्यूप्राइट और रूबी कॉपर और क्यूप्रस ऑक्साइड। हिंदी में भी सेम वैसे ही लिखेंगे इसको। सल्फाइड और इसके 2 होते हैं, एक होता है आपका Cu2S फर्स्ट, और जो सेकंड होता है वो होता है CuFeS2। इस वाले को हम बोलते हैं, इसको आप बोलिएगा क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, इसको क्या बोलिएगा, क्यूप्रस सल्फाइड। और इसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं कॉपर पायराइट। अगर ये Cu नहीं रहता, Fe2 रहता, तो ये कहलाता आयरन पायराइट, बट CuFeS2, ठीक है, ये आपका कहलाएगा कॉपर पायराइट। ठीक है, तो ये सल्फाइड ओर्स हैं। ठीक है, किसके, कॉपर के सल्फाइड ओर 2, कॉपर का ऑक्साइड ओर 1, क्यूप्राइट। ठीक है, अब बच गए कॉपर के कार्बोनेट ओर। तो कार्बोनेट ओर इसके 2 होते हैं, एक होता है आपका मेलेकाइट। मेलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3 CuOH ट्वाइस। ये आपको मैंने ओर में याद भी करवाया था। और साथ ही इसके साथ वाला फॉर्मूला होता है 2CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं मेलेकाइट, इसको बोलते हैं एज्यूराइट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेलेकाइट या मेलेसाइट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग एज्यूराइट। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखेंगे, तो इस तरीके से काम चला लेंगे। तो ये ऑकरेंस है कॉपर का। ठीक है, नेचर में ये ओर हैं, इनमें से कोई भी एक ओर लीजिए और सारा प्रोसेस हम लोग आगे कंप्लीट करते हुए देखेंगे बड़े ही डिटेल में। कि मान लीजिए जनरली मैंने जो वीडियो लाया है वो PDF को रिकॉर्ड करके लाया है, तो आज अगर आया हूं तो उनमें से भी कुछ चीज़ों को मैं आपको और डिटेल में बता पाऊँ, तो ये मेरी कोशिश रहेगी।
हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं कॉपर मेटल का, वो करेंगे कॉपर पायराइट से। किससे करेंगे? कॉपर पायराइट से, CuFeS2। ठीक है, तो हम लोग अपने आगे के प्रोसेस के लिए जो ओर ले रहे हैं वो कौन सा रहेगा? CuFeS2। ठीक, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। तो अब प्रोसेस जो है उसको मैं समझाता हूं कि जो कॉपर है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर यानी कॉपर का धातुकर्म 5 चरणों में हम कंप्लीट करेंगे। आप देखिए, जो पहला चरण होगा इसका, वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। इसमें करते क्या है बेसिकली हम लोग, कि जो भी उसमें इंप्यूरिटीज रहती हैं, ठीक है, उस इंप्यूरिटीज मतलब जो हमने खनन किया है, तो मिट्टी, बालू, जो भी कण रहेंगे उसमें उपस्थित रहेंगे, जो अवांछनीय अशुद्धियां हैं, हम करेंगे उनको दूर। तो किसी न किसी मेथड से करते हैं। मैंने आपको 4 मेथड बताए हुए हैं। ठीक, आपको याद आ रहा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मैंने आपको अलग से समझाया हुआ है। तो अयस्क का सांद्रण होगा पहला स्टेप। दूसरा जो होगा इसमें, अच्छा मैं बताते ही चलता हूं, कॉपर के केस में ये होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन, यानी कि झाग उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा हमारे कॉपर के मेटलर्जी का। सेकंड होता है, हम उसको भेजते हैं रोस्टिंग के लिए। हमने भाई सल्फाइड ओर लिया है, सल्फाइड ओर अगर लिया है हमने, इसको हम लोग कहते हैं भर्जन। ठीक, तो सल्फाइड ओर का क्या होता है? भर्जन। और ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर का क्या होता है? निस्तापन, कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग होगा। ठीक, अब रोस्टिंग जो होगा वो हम लोग रिफ्रैक्टरी फर्नेस, या इसको आप इंडक्शन फर्नेस भी बोलते हो। एक एक टर्म का मैं इंग्लिश भी बता दूंगा आप लोग को। परावर्तनी भट्टी हम लोग इसको नाम देते हैं हिंदी में। ठीक, क्या नाम देते हैं? परावर्तनी भट्टी। तो वहां पे इसका होगा रोस्टिंग। जो हमको कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला है उसका होगा रोस्टिंग। देन हम करेंगे इसका रोस्टिंग होने के बाद स्मेल्टिंग, वो कहलाता है प्रगलन। और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लास्ट फर्नेस को। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है आपका कॉपर का मेटलर्जी, थोड़ा सा, एक प्रोसेस ज्यादा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वात्या भट्टी। यहां से हमको मिलेगा कॉपर मैट। ठीक है, कॉपर मैट क्या होता है वीडियो में देखेंगे, ध्यान बनाए रखिएगा। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है बेसेमराइजेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे बेसेमरीकरण। और इसमें आप उस कॉपर मैट से प्राप्त करते हो कॉपर को। ठीक, बेसेमरीकरण। और ये जो है ये बेसेमर कन्वर्टर में होता है कंप्लीट। किसमें होता है? बेसेमर कन्वर्टर में कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस होता है इसका प्यूरिफिकेशन। जो आपको मेटल मिला है, ठीक, Cu, वो 98% तक प्योर रहेगा और उसको हम लोग और प्योर करेंगे, प्यूरिफिकेशन यानी परिशुद्धिकरण। तो इस तरीके से इन चरणों से होकर हमारा जो कॉपर है क्या होगा? हमें प्राप्त होगा। तो ये पूरा का पूरा अब देखेंगे हम लोग पहला स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और मैं साथ में कोशिश करूंगा कि इसको इंटरेक्टिव बना पाऊं विथ डायग्राम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटलर्जी ऑफ कॉपर के लिए। तो हमने जो यहां ओर लिया है CuFeS2, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर पायराइट। क्या बोलते हैं? कॉपर पायराइट। और ये किस तरीके का ओर है भाई? तो सल्फाइड ओर है। कैसा है? सल्फाइड ओर है। तो इसके लिए हम जो मेथड, अब आपको यहां एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, इस डायग्राम में जो मेथड यूज हो रहा है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन, यानी कि झाग उत्प्लावन। होता क्या है झाग उत्प्लावन विधि में, मैं डिटेल में आपको समझा पाऊं तो बड़ी खुशी की बात होगी। देखिए ये डायग्राम देख रहे होंगे आप, इसमें हम करते हैं कि तारपीन का तेल लेते हैं। किसका तेल लेते हैं? तारपीन का। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं। ये केवल और केवल सल्फाइड ओर्स के लिए होगा।
तो तारपीन का तेल या फिर चीड़ का तेल, चीड़ का तेल मतलब चीड़ को हम लोग बोलते हैं पाइन, ठीक है, तो पाइन जो ट्री रहेगा उसका तेल हम लोग यूज करेंगे। साथ में लेंगे जल, साथ में लेंगे आपका ओर में आपका ओर जो है उसमें मिट्टी वगैरह अशुद्धियां हैं, ठीक है, इंप्यूरिटीज हैं, और साथ में आपका ओर है। तो अब इस ओर का कंसंट्रेशन बढ़ाना है, यानी कि इसकी सांद्रता बढ़ानी है, सांद्रता अयस्क का सांद्रण करना है। तो ध्यान दीजिएगा होगा कैसे है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग अधिशोषण का भी नाम देते हैं। होगा क्या कि जो अशुद्धियां हैं, इंप्यूरिटीज हैं, वो क्या होंगी, वो इंप्यूरिटीज जो हैं वो जल के साथ संयोग करेंगी, ठीक है, और जो ओर है अयस्क वो जो है वो ऑयल के साथ करेगा, यानी वो ऑयल को अपनी ओर खींचेगा, ऑयल को अपने में समाहित करेगा, अशुद्धियां जल के साथ करेंगी। चूंकि जल और ऑयल दोनों में जल नीचे और ऑयल कहां रहता है, ऊपर, तो ये ओर को लेके आप डायग्राम में बिल्कुल देख पा रहे होंगे, अयस्क को लेके ऊपर की ओर आ जाएगा और अशुद्धियों को लेके जल नीचे की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ऊपर ऐसा ऐसा झाग जैसा जो मिला है आपको, ठीक है, तो इसमें ही हमारा ओर है और ओर का कंसंट्रेशन है, इसको हम कर लेंगे अलग, और इस तरीके से हमारा अलग हो गया ओर और नीचे बच गया इंप्यूरिटीज। तो अब जो ऊपर बचा वो क्या हो गया, ओर का कंसंट्रेशन हाई हो गया, बढ़ गया इस प्रोसेस के बाद। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखेंगे सेकेंड प्रोसेस हमारा रोस्टिंग, भर्जन। जो भर्जन है मैंने आपको बताया था हम लोग किस में करेंगे, इंडक्शन या फिर रिफ्रैक्टरी फर्नेस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तनी भट्टी। किस में करेंगे, परावर्तनी भट्टी में। अब यहां पे डायग्राम आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा टाइप का आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक, अरे कैसे बनाए हम, ठीक है, चलिए आप लोग अंडरस्टैंड करिए, इस तरीके का नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहां पे आपका ओर रखा है, अयस्क रखा है, यहां पे यहां से आप फ्यूल प्रोवाइड कर रहे होंगे, ध्यान दीजिए उस डायग्राम में, ठीक। तो हम फ्यूल को करेंगे बर्न, तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो है वो गलनांक से कम, यानी कि बिलो मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे कम तापमान यूज कीजिएगा रोस्टिंग के समय में, क्योंकि आप उसको गलाना नहीं है, आपको इसको करना है ड्राई, और इसमें से कुछ इंप्योरिटीज को करना है वेपोराइज, ठीक है, वाष्पशील करके उड़ा देना है कुछ गैस को। रोस्टिंग में हम लोग यही काम करते हैं, और उसको बनाना है पोरस, संरंध्र, ठीक है, कि जो नमी वगैरह है यानी मॉइस्चर है उसको खत्म करना है, और उस ओर को जो कंसंट्रेटेड ओर था उसको करना है ड्राई। तो यही काम हम यहां करेंगे। तो बिलो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक से कम तापमान पे हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोसेस ऑपरेट करते हैं परावर्तनी भट्टी, इंडक्शन फर्नेस में, जो कि आपको यहां नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहां पे जो सल्फर है, ठीक है, सल्फाइड ओर है, सल्फर होगा ही, तो सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज होगा और उड़ जाएगा। साथ में ही यहां पे एंटीमनी और आर्सेनिक की इंप्यूरिटीज हैं, तो ये वाष्पशील हो जाएंगी इस टेम्परेचर पे और ये भी उड़ जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, सल्फर जो है, जो हमारे ओर यानी कि कॉपर पायराइट CuFeS2 नजर आ रहा है, S2, तो जो सल्फर है वो क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और उसके बाद निकल जाएगा। एंटीमनी और आर्सेनिक की जो भी अशुद्धियां हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वेपराइज हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसमें से इंप्यूरिटीज दूर होगा रोस्टिंग के प्रोसेस में। और क्या क्या होगा कि जो एंटीमनी और आर्सेनिक है वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। तो अब रोस्टिंग के प्रोसेस में मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक्चुअल में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। करते क्या है रोस्टिंग में, आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा अभी भी स्क्रीन पर कि कॉपर पायराइट, ठीक है। अब इसमें रोस्टिंग में फ्यूल से टेम्परेचर तो जनरेट करते ही हैं, साथ में ना एयर ब्लो करते हैं टायर वगैरह से, ठीक है, ये ब्लोअर जो भी कुछ भी होगा, तो उससे हम लोग हवा भेजते हैं। तो ईंधन के कारण वो हवा और गर्म हो जाती है, और गर्म हवा का प्रेषण किधर होता है, ओर की ओर। तो वो ओर को क्या करती है, यानी अयस्क को क्या करती है, उसके मॉइस्चर को हटाएगी। और हाई टेम्परेचर रहता है, मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही है लेकिन टेम्परेचर तो हाई है,
तो उसमें जो भी अशुद्धियां उनको वेपराइज कर देगी, वाष्पशील कर देगी, और साथ में ही जो वो गर्म हवा आ रही है, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन भी है। तो ये जो कॉपर पायराइट है उससे कुछ रिएक्शन उससे कुछ रिएक्शन करेगा और वो क्या बना लेगा, ध्यान दीजिए, हमने 2 मॉलिक्यूल CuFeS2 लिया है, साथ में ऑक्सीजन है, तो ये बना लेगा। अब ध्यान दीजिएगा, डायग्राम के कारण यहां नजर ना आए तो मैं एक के बाद एक लिखता हूं। Cu2S साथ में आपका बनाएगा FeS और साथ में बना लेगा 2SO2। आप इसको बैलेंस करके देखिए, FeS Cu2S और साथ में आपका क्या नजर आ गया, 2SO2 था, तो 2SO2 आपको मिल गया, तो 2 2 4, मतलब इस तरीके से ये कंप्लीट क्या हो गया, आपका एक रिएक्शन हो गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 सल्फर है, 1 2 2 4, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा, ऐसे जनरली आप बस देख लीजिए, हमको यहाँ मिला क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है, आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड जिसको आप बोलिएगा, और आपको ये 2SO2 ये क्या हो गया, ये उड़ गया। तो जो हमारा कॉपर पायराइट था शुरू में उसने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और इन दोनों में कन्वर्ट हुआ है। इन दोनों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, Cu2S और FeS को। क्यों याद रखेंगे, आगे का सारा प्रोसेस इन दोनों पे ही होना है। ये उड़ गए। तो ये था हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग में एक और चीज होता है, यानी कि जो भर्जन है उसमें एक और चीज होता है कि जो ये FeS बना है, 2FeS और इसका Cu2S, इन दोनों का अगेन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ये बना लेंगे ऑक्साइड, FeS Cu2S। कॉपर पायराइट था, उसका ऑक्सीजन से क्रिया हुआ, वो इनमें टूटा था। अब इन दोनों फर्दर वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इनका फॉर्मेशन होने के बाद ये अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे। तो FeS है और 3O2 है, तो ये आपका बना लेगा FeO, 2 मॉलिक्यूल ले लो इसको, और साथ में आपका 2SO2 रिलीज होगा। यहां पे भी सेम वैसे ही 2Cu2O और साथ में 2SO2, ये SO2 आप उड़ा दीजिए। तो आपको यहां से मिला आयरन ऑक्साइड और क्यूप्राइट या क्यूप्रस ऑक्साइड। यहां पे आपको 2 चीज मिल गया, आयरन ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहां पे आपको रोस्टिंग में हमेशा क्या चाहिए होता है, मेटल का ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, क्या चाहिए होता है, मेटल का ऑक्साइड, और उसको हम फर्दर क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं और उससे मेटल का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। मैंने आपको मेटलर्जी में पूरा बताया है इस चीज को। तो हमें मेटल के ऑक्साइड्स मिल गए, ठीक है। ये मेटल का ऑक्साइड नहीं, हमको कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉपर का मेटलर्जी कर रहे हैं, कॉपर का ऑक्साइड मिल गया आपको। तो रोस्टिंग में ये 3 प्रोसेस होता है, इक्वेशन होता है, और ये था आपका डायग्राम। तो इसको आपने देख लिया। चलिए अब चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं स्मेल्टिंग यानी प्रगलन को, और यहां पे आ रहा होगा एक ठोक डायग्राम, ठीक है। यहां पे आ रहा होगा आपको एक ठोक ब्लास्ट फर्नेस, ठीक। ब्लास्ट फर्नेस में आप ध्यान दे रहे होंगे, एक फर्नेस जो आपको नजर आ रहा होगा, इसमें सबसे पहले तो चार्ज को फील करेंगे हम। भर्जन से हमको मिला था ऑक्साइड ओर, ठीक है, और कौन सा ओर मिला था इस केस में, तो वो था Cu2O मिला था ना भाई आपको। तो ये जो है, इसको साथ में जो ये ओर था आपका, इस ओर को लेंगे, इसके साथ मिलाएंगे कोक और मिलाएंगे सैंड। बालू, कोक और ओर, ये तीनों को मिला के साथ में, और उस ब्लास्ट फर्नेस में हम ऊपर में फिल करेंगे। वो कप कोन मेथड रहता है, ठीक है, ऊपर ऊपर लगा रहता है, तो हम वहां उसको फिल करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में, ऊपर से इसको फिल करेंगे और ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेट होता रहेगा। ब्लास्ट फर्नेस के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत डिटेल बताऊं, वैसे मैंने सोचा कि आयरन का मेटलर्जी होगा तब बताऊंगा कि दीवार रहेगी 15 से 20 फीट ऊंची रहेगी हाइट उसकी, और स्टील रहता है। स्टील के अंदर वाले लेयर में, जैसे कि ये स्टील है, अंदर वाला लेयर रहेगा ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का रहेगा, और वाटर जैकेट रहता है। तो इस तरीके से इसका दीवार बनाया जाता है कि ये टेम्परेचर को क्या करे, बियर करे। तो ये ब्लास्ट फर्नेस होता है हमारा। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में हम इसको फ्यूल के रूप में, चार्ज के रूप में, धान बोलते हैं जिसको, और कोक और सैंड, इसमें हम चार्ज क्या लेंगे, और कोक एंड सैंड, सैंड यानी सिलिका को लेंगे और फिल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम इसको फिल करेंगे, हम करने जा रहे हैं प्रगलन। भर्जन के बाद हमने सांद्रण देखा, हमने भर्जन देखा, तो जो आपका जो कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक, ये उसमें मौजूद जो FeS है, आयरन का सल्फाइड है, उससे क्रिया करेगा। और अगर ये उससे क्रिया करेगा तो ये S जो है वो Cu के साथ आ जाएगा, Cu2S हो जाएगा,
और FeO आयरन का ऑक्साइड हो जाएगा और क्यूप्रस सल्फाइड आपको प्राप्त होगा। कॉपर का ऑक्साइड उसमें मौजूद FeS से क्रिया करेगा और कॉपर का सल्फाइड मिलेगा और आयरन का ऑक्साइड मिलेगा। अब यहां से पकड़िए इस आयरन के ऑक्साइड को, ठीक है, और करवाइए सिलिका से संपर्क। तो ये क्या करेगा, FeO और सिलिका ये बना लेंगे FeSiO3 और इस ये हो जाएगा बाहर। इसको हम लोग क्या करेंगे, आउटलेट जो भी रहेगा यानी निकास द्वार, उससे हम लोग इसको कर लेंगे बाहर। जो स्लैग है इसको कर लेंगे बाहर, यानी बाहर निकाल लेंगे FeO SiO2। तो MCQ में ये क्वेश्चन भी आया था कि जब कॉपर का मेटलर्जी होता है तो स्लैग क्या बनता है, तो भाई FeSiO3 बनता है। बाकी जगह क्या बनता था, CaSiO3, ठीक है, स्लैग। तो यहाँ पे क्या बना, आयरन के ऑक्साइड ने सिलिका के साथ, क्योंकि सिलिका को हमने यहाँ सिलिका के साथ ओर को मिला के और कोक के मिला के डाला था, तो सिलिका के साथ SiO2 FeO के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, FeSiO3 स्लैग। और इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए ये तो बन गया, चलिए आपका सिलिका। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Cu2S और अभी भी FeS की मात्रा बची है, उसमें FeS आयरन सल्फाइड की मात्रा बची है। तो ये जो Cu2S है और ये FeS है, ये दोनों रह गए। इन दोनों को हम लोग कहते हैं कॉपर मैट। क्या कहते हैं, कॉपर मैट। तो ये जो है ये नीचे वाले तल में आपको मिल जाएगा कॉपर मैट और इसके ऊपर फर्नेस में आप देख पा रहे होंगे ऊपर मिलेगा आपको स्लैग। स्लैग को करेंगे हम लोग बाहर, ठीक है। और ये जो कॉपर मैट मिला आपको, ठीक, हमने स्मेल्टिंग में प्रगलन में देखा कि पहले चार्ज इंक्लूड किया, सिलिका और कोक के साथ ओर को मिला के डाला। कॉपर का ऑक्साइड जो कि हमको वर्जन यानी रोस्टिंग से प्राप्त हुआ था, और कॉपर वो FeS के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, कॉपर सल्फाइड Cu2S। इसको क्यूप्रस सल्फाइड बोलते हैं। मैं बार बार कॉपर बोल रहा हूं तो इसको मत बिल्कुल अन्यथा में लीजिएगा। और साथ में FeO आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड सिलिका से क्या बना लेगा, स्लैग FeSiO3, ठीक है। और इसको हम लोग आउटलेट यानी आउटलेट से बाहर कर लेंगे। उसके अतिरिक्त तो उसमें क्या बच गया, अभी भी Cu2S प्लस FeS, और यही कहलाता है मैट या कॉपर मैट, ठीक है। अब ये मैट जो बच गया है आफ्टर स्मेल्टिंग वात्या भट्टी से, इसको हम लेके जाएंगे बेसेमर कन्वर्टर में और अगला जो प्रोसेस होगा बेसेमराइजेशन होगा, ठीक है। तो चलिए अब उसको देखते हैं बेसेमराइजेशन कैसा होगा और क्यों होगा। अब हम देखने जा रहे हैं बेसेमराइजेशन को, यानी बेसेमरीकरण, ठीक है। और यहां पे आ रहा होगा साइड में आपको एक डायग्राम। मैं बार बार डायग्राम से इंटरेक्शन करने की जितनी मतलब मैं कर पाऊंगा अपने तरफ से, ज़्यादा कुछ मुझे आता है नहीं, इस बात का खेद है मुझे, और टेक्नोलॉजी है नहीं मेरे पास, तो जितना हो पा रहा है संभव मैं आप लोग के लिए इंटरेक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूं। कि ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा, मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर भी देखते हैं। तो अब करेंगे क्या, हमारे पास यहाँ पे है लिक्विड कॉपर मैट। ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को, मैं जैसे समझा रहा हूं आप लोग बोलिएगा, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अच्छे समझ। लिक्विड कॉपर मैट में हमारे पास क्या है, Cu2S और FeS। ध्यान दीजिएगा ये दोनों हैं Cu2S और FeS। हम इसको लेके जा रहे हैं बेसेमर कन्वर्टर में और करने जा रहे हैं बेसेमराइजेशन। होगा क्या, इसके साथ हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सिलिका, सिलिका यानी SiO2। ध्यान दीजिए, और वहां पे खुला है वो, तो वहां पे ऑक्सीजन रहेगा ही प्रेजेंस। अब होगा क्या कि जब इसको लेके जाएंगे बेसेमर प्रोसेस में Cu2S और FeS को, तो पहला रिएक्शन करेगा FeS, ठीक है, आयरन सल्फाइड, और अगेन आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, स्लैग FeSiO3। तो ये ओवरव्यू आपको समझा रहा हूं कि होगा क्या यहां कांड। Cu2S ये अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, ठीक। और अगेन इसका कुछ भाग बचा रहेगा और क्यूप्रस ऑक्साइड बचा रहेगा, दोनों मिलकर हमको क्या देंगे, SO2, जो कि उड़ जाएगा और बचेगा कॉपर। और वो जो कॉपर मिलेगा वो 98% प्योर होगा। डायग्राम आप देख रहे हैं। चलिए अब मैं आपको रिएक्शन की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने उसमें ऐड किया लिक्विड कॉपर मैट, यानी कि Cu2S प्लस FeS, ये दोनों मिला के हम कॉपर मैट बोलते हैं। और साथ में क्या लिया, सिलिका, और उसको भर दिया बेसेमर कन्वर्टर यानी परिवर्तक, जो भी बोलते हैं उसको प्रवर्तक, बेसेमर कन्वर्टर हम बोल लेते हैं, ठीक है।
बोलने में कभी कभी गलतियां हो जाती है हमसे, कोई बात नहीं। तो अब बेसेमराइजेशन करते हैं। तो बेसेमराइजेशन में सबसे पहले आप लोग देखिए कि जो FES है, मैंने बोला ना पहले FES का कराएंगे काम, ठीक है। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा 2FeO और 2SO2। SO2 को हम लोग करेंगे बाहर। यहां से हमको मिला आयरन का ऑक्साइड FeO। अब ये जो FeO है, ठीक है, FeS ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड जो है वो सिलिका वहां प्रेजेंट है, उसके साथ क्रिया करेगा और वो बनाएगा FeSiO3 और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग या धातुमल। क्या बोलेंगे? स्लैग या धातुमल, स्लैग या धातुमल। और इसको हम लोग कर लेंगे बाहर, इसके बनते ही हम इसको करेंगे बाहर, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास हमने FeS को देख लिया, अब हम चलते हैं Cu2S को देखने। तो जो Cu2S है वो भी करेगा ऑक्सीजन से क्रिया। Cu2S भी क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया। ये भी बनाएगा Cu2O प्लस 2SO2, ठीक है। इसने बना लिया कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया और 2SO2 ये हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, 2SO2। और कुछ मात्रा इसकी प्रेजेंट रहेगी भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ मात्रा ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, क्यूप्रस सल्फाइड की कुछ मात्रा ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और Cu2O बनाया। तो अब इस तरीके से हमारे पास हमारे उस बेसेमर परिवर्तक बेसेमर कन्वर्टर में हमारे पास Cu2S भी है और Cu2O भी है। अगर ये रिएक्शन आपने देख लिया हो तो मैं इसे मिटा देना चाहूंगा। चलिए ये मिटा देता हूं। अब हमारे पास क्या है? उसमें Cu2S भी है और Cu2O भी है, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब डायग्राम को बड़े ध्यान से देखिए। तो अब जो ये Cu2S है, अब ये Cu2O के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? ध्यान दीजिए, 2 2 4 और 2 6, 6 ऑफ Cu प्लस 2 2 और ये SO2। SO2 अगेन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूं। आपने यहां बना लिया कॉपर, क्या मिल गया आपको? कॉपर। पूरा प्रोसेस लगभग हो चुका है कंप्लीट, प्यूरिफिकेशन को छोड़ के। ये जो कॉपर है, अब इसको हम करेंगे ठंडा। ठंडा मतलब कोल्ड, कूल, जो बोल लीजिए आप। तो ठंडा जब करने जाएंगे तो यहां पे SO2 प्रेजेंट है और ये SO2 निकलने की कोशिश करेगा। तो इस कॉपर में से जब ये SO2 निकलेगा, और ये कॉपर जो है इसको माना जाता है ये 98% प्योर फॉर्म में मिलता है हमको, तो ये SO2 उस लिक्विड से निकलेगा, ठीक है। ठोस होने के बाद तो नहीं निकल सकता। लिक्विड से जब निकलता है तो वहां पे बबल्स क्रिएट करता है इसके सरफेस पे। तो जो तांबा मिलता है वो हमको फफोलेदार तांबा मिलता है। कैसा मिलता है? 98% प्योर है बट फफोलेदार है। फफोलेदार मतलब ब्लिस्टर, BLISTER, ब्लिस्टर कॉपर हमको वहां पे मिलेगा। कैसा कॉपर मिलेगा? ब्लिस्टर। क्यों होता है वो ब्लिस्टर? तो इस जो सल्फर जो गैस है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, ये निकलती है, फाइनल प्रोडक्ट यही मिले ना हमको। तो ये जब निकलती है तो फफोले उत्पन्न कर देती है उसके सरफेस पे। अब ये फफोलेदार तांबा जो हमें प्राप्त हुआ है, हम इसका करेंगे परिशुद्धिकरण। 2 तरीके से होता है, मैं बताऊंगा आपको। एक जो होता है, मैं यही डिटेल में, चलिए या फिर देखते हैं शुद्धिकरण, उसी में बताता हूं इसको। डायग्राम आप देख रहे थे, चलिए अब हम देख रहे हैं प्यूरिफिकेशन, ठीक है। आपको यहाँ एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, इस तरीके का बना होगा। एक तरफ CuSO4 का और इधर पतला CuSO4, ठीक है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड होगा और ये एक पात्र होगा और इसमें भी विलयन भरा होगा। तो ये जो है मेथड प्यूरिफिकेशन का इलेक्ट्रोलिटिक विद्युत अपघटनी विधि है। कौन सी विधि है? विद्युत अपघटनी। प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे परिशुद्धिकरण, ठीक। परिशुद्धिकरण देखिए क्या होता है कि जो हमको बेसेमराइजेशन से हमको जो लिक्विड कॉपर प्राप्त हुआ है, मतलब कॉपर प्राप्त हुआ है, तो उसको 2 विधियों से शुद्ध किया जाता है। एक तो होता है आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसमें आपको कॉपर जो है 99.96% से 99.99% तक प्योर कॉपर आपको मिलता है। प्योर कॉपर इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से, विद्युत अपघटनी विधि से आपको इतना परसेंट, जिसका डायग्राम आप देख रहे हैं, इतना परसेंट प्योर कॉपर मिलता है, ठीक है। और 99.95% तक जो हरे जो बम्बू वगैरह होता है, पेड़ पौधे,
उनके द्वारा क्या करते हैं कि जो वो कॉपर हमको मिला रहता है उसके घोल में वो जो हरे पेड़ पौधे की जो टहनियाँ होती हैं, हम क्या करते हैं उस हरी टहनियों से उसको क्या करते हैं स्टीयरिंग करते हैं उसका, यानी कि उसको मिलाते हैं, दोलित करते हैं, विडोलन करते हैं, तो उससे भी उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर होती हैं, यानी कि जो सल्फर वगैरह है, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद रहता है, तो जिसके कारण से वो अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, तो वो चीप प्रोसेस होता है और अच्छा भी है, ठीक है। और एक वो तरीका होता है, और एक जो होता है इलेक्ट्रोलिटिक। प्यूरिफिकेशन का कौन सा प्रोसेस होगा? प्यूरिफिकेशन का इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन जो भी बोल लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक विद्युत अपघटनी। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी परिशुद्धिकरण विधि। तो जो प्यूरिफिकेशन होगा, आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, इसमें होता क्या है, तो जो विलयन है, जो सॉल्यूशन यूज किया गया है विलयन, ठीक है, ये विलयन में CuSO4 15% CuSO4 का घोल और H2SO4 5%, इन दोनों को मिला के हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जो आपको नजर आ रहा होगा। H2SO4 क्या होगा कि चालकता बढ़ा देगा, किसकी? जो विलयन है, सॉरी सेल की क्या करेगा? चालकता को बढ़ाएगा इसके लिए, यानी कंडक्टिविटी ऑफ सेल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। H2SO4 5% जो मिलाया गया, मिक्स किया गया है इसमें, ठीक है, सॉल्यूशन में। साथ ही साथ एनोड के बारे में बताता हूं मैं आपको इसमें, और कैथोड के बारे में बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। एनोड जो है वो आपको कॉपर का ही बनाया जाएगा, ठीक है, कॉपर का बनाया जाएगा। एक मोटा सा आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, ठीक इस तरीके से, तो वो कॉपर का ही है। और जो कैथोड है ये लेकिन इम्प्योर कॉपर का है, ठीक है, और ये जो है वो प्योर कॉपर का है, ठीक। तो ये पतला रहेगा, ये कैथोड जो दाईं तरफ आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, तो ये पतला सा रहेगा, और जो एनोड है वो इधर है और मोटा सा है। तो इम्प्योर जो कॉपर हमको प्राप्त हुआ था, उसी इम्प्योर कॉपर का हम बनाते हैं एनोड, और प्योर कॉपर हमने अपने पास से रखा हुआ है, ठीक है, उसका हम बना देते हैं पतला सा एक कैथोड, ठीक। तो अब जो हमारे पास जो एनोड और कैथोड है, तो होगा क्या कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करवाएंगे, तो ये जो मोटा सा आपको कॉपर नजर आ रहा है, ये धीरे धीरे क्या होगा, उस विलयन के साथ मेल्ट होगा, और जो इम्प्योर कॉपर है यहां से, यानी कि जो अशुद्ध कॉपर है उसकी जो मात्रा है वो यहां से क्या होगी, विसरित होगी, और कहां पे जाके अकाउंट होने लगेगी, यानी जमा होने लगेगी। तो जो शुद्ध कॉपर है ना, यहाँ पे ये जो पतला सा जो पाइप आपको डायग्राम में नजर हो रहा होगा ना, तो इसमें आके इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। इम्प्योर वाले कॉपर जो है, वहां से कॉपर जो है वो वहां से निकलना चालू होगा मोटे वाले से, और जो पतला वाला नजर आ रहा है आपको, जो थिन नजर आ रहा है, उस पर आके इकट्ठा होने लगेगा। और इस तरीके से हमें इस मेथड से 99.99% तक का प्योर कॉपर मिलता है। 99.99% का मतलब कि 100% प्योर कॉपर आप इसको मान सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड कैसा बना है, वो भी कॉपर का बना है। कैथोड कैसा बना है, वो भी कॉपर का बना है। ये इम्प्योर कॉपर का जो हमें बेसमेराइजेशन से प्राप्त हुआ था उसका हम बना लेंगे, और वही फिर मेल्ट होकर क्या होगा, प्योर कॉपर पे जाके इकट्ठा होने लगेगा विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर। तो ये पूरा प्रोसेस था। एनोड के नीचे एक स्थान आपको नजर आ रहा होगा, एनोड पंख। तो कुछ इम्प्योरिटीज, मतलब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कॉपर के अलावा मान लीजिए उसमें चांदी की मिलावट हो, ऐसा हो सकता है, या कोई और जो मेटल वगैरह हो जो अवांछनीय है, हम कॉपर चाह रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो है वो उस एनोड के नीचे इकट्ठा होने लगता है। तो उस प्लेस को हम लोग एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप गंभीरता से याद रखिएगा कि एनोड पंख कहाँ होता है, तो ठीक एनोड के नीचे। तो इस तरीके से हमारा कॉपर का क्या हुआ, कंप्लीट डायग्राम वगैरह देखते हुए हमने मेटलर्जी ऑफ कॉपर को कंप्लीट किया। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक रहेगा मेटलर्जी ऑफ आयरन, और इसके साथ ही मेटलर्जी होगा कंप्लीट। तो आप लोग, अच्छा एक चीज और रिक्वेस्ट था कि देखिए, अकेले वीडियो शूट करना है, नोट्स बनाना है, सब कुछ, मैं मतलब वो एक सिंपैथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो छोटी मोटी गलतियां होनी तय है। आप अगर रात को 2 बजे 3 बजे जग के नोट्स बनाएंगे, तो आप कहीं एजी को कहीं एयू भी लिख देंगे, मतलब नहीं होना चाहिए, बट ह्यूमन एरर समटाइम्स हैपन्स।
मतलब ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, मैं आप लोगों के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और साथ में बड़ी स्मूथली से और बहुत प्यार से और जितना अच्छा तरीका हो सकता है मैं लेके आऊँगा कि आप लोगों को चीज़ें याद ना करनी पड़े। जैसा कि आज का अगर आपने ये वीडियो देखा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अगर आपको ये याद है और मैंने इसको इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश भी की है कि आपको याद ना करना पड़े, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है एडिटिंग वगैरह करने में, क्योंकि मुझे खासा नॉलेज नहीं है, वो एक अलग मैटर है। बट फिर भी आप लोग का एक फ़र्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। तो इस वीडियो पे लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि पूरा मेटलर्जी आप लोग को कैसा लगा। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे हम मेटलर्जी ऑफ आयरन को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।